आया। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि फ्रेडरिक सारियो कौन था। तरीके से एक देवी है और उस देवी के एक हाथ में इस तरीके से मशाल है, ये रही मशाल, ठीक है। इस तरीके से एक मशाल है और एक हाथ में किताब। हुआ था 18 जून 1815 में वाटरलू का युद्ध। वाटरलू के मैदान में नेपोलियन का पतन हो गया था। नेपोलियन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ और किस तरीके से अलग अलग राष्ट्रों में क्रांतियां प्रारंभ हुई, ठीक है। तो हम दो शब्दों पे सबसे पहले बात करने वाले हैं। एक तो राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, और दूसरा क्रांति, ठीक है, दूसरा क्रांति। तो इन दो शब्दों पर हम बात करेंगे। देखिए राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि जो उस देश, जिस देश में राष्ट्रवाद प्रारंभ होगा, उस देश के लोग किसी एक व्यक्ति विशेष में आस्था ना रखकर, व्यक्ति विशेष में आस्था न रखकर संपूर्ण आस्था राष्ट्र में होनी चाहिए, राष्ट्र में रखें, ठीक है। वहां के जो नागरिक हैं वो व्यक्ति विशेष में आस्था न रखकर, आस्था का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं कोई राजा व्यक्ति शासन कर रहा है राजा के रूप में, तो चाहे देश में नुकसान हो, चाहे देश को लाभ हो, चाहे हानि हो, परंतु राजा को वो जो है जैसा भी करता है सही माने, तो उसको राष्ट्रवाद नहीं कहेंगे, ठीक है। उसमें कहेंगे कि यह व्यक्ति विशेष में आस्था रखा जा रहा है। लेकिन अगर राजा गलत कर रहा है उसको हटाया जाएगा, दूसरा कोई व्यक्ति बनेगा या चुनाव द्वारा जो है उसको जिताया जाएगा, बनाया जाएगा, जैसा भी है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, यदि गलत कर रहा तो उसको हटाया जाएगा और राष्ट्रवादी भावनाओं पर ध्यान दिया जाएगा, यानी राष्ट्र के विकास की तरफ ध्यान दिया जाएगा, किसी एक व्यक्ति विशेष के विकास की तरफ नहीं ध्यान दिया जाएगा। तब इसी को हम कहेंगे राष्ट्रवाद। क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। देश के प्रति सोचना ही राष्ट्रवाद है, देश के प्रति सोचना ही राष्ट्रवाद है। अब क्रांति, बहुत से लोग क्या कहते हैं, क्रांति सोचते हैं कि क्रांति का मतलब होता है युद्ध। नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। क्रांति का मतलब युद्ध होता ही नहीं है। क्रांति का मतलब होता है एक ऐसा बदलाव जो उन्नति की ओर ले जाए, एक बदलाव जो उन्नति करे, तो ऐसे बदलाव को हम कहेंगे क्रांति। आपने सुना होगा, कहते हैं दुग्ध क्रांति, है ना, हरित क्रांति। अब अगर क्रांति का अर्थ युद्ध होता तो क्या दूध में कैसे युद्ध हो जाता भाई? दूध का युद्ध कैसे होता? हरित यानी फसलों में युद्ध कैसे होता? तो क्रांति का अर्थ युद्ध नहीं है, क्रांति का अर्थ है बदलाव। यानी अगर दुग्ध क्रांति हुई तो दूध के उत्पादन के क्षेत्र में एक ऐसा बदलाव हुआ, ऐसे व्यवस्थाएं की गई कि दूध का उत्पादन अधिक होने लग गया, उसकी उन्नति हो गया दुग्ध क्रांति। कृषि के क्षेत्र में एक ऐसा बदलाव हुआ कि कृषि की उन्नति प्रारंभ हो गया हरित क्रांति। तो क्रांति का मतलब समझ में आ गया। राष्ट्रवाद होता है राष्ट्र के प्रति सोचना, राष्ट्र के विकास के प्रति सोचना। क्रांति का मतलब होता है एक बदलाव जो उन्नति करे। क्रांति का मतलब एक ऐसा बदलाव जो जिस क्षेत्र में क्रांति हो रही है उसमें प्रोग्रेस करे, उन्नति करे। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रांस की क्रांति। किसको पढ़ते हैं? फ्रांस की
क्रांति। ठीक है, अब फ्रांस की क्रांति के बारे में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फ्रांस की जो क्रांति थी वह 1789 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 से प्रारंभ हुई। क्यों प्रारंभ हुई? क्योंकि इस दिन बास्तील के किले का पतन हुआ था। क्या हुआ था? बास्तील के किले का पतन हुआ था और उसके बाद समाप्त हो गई नेपोलियन के वाटरलू युद्ध में 18 जून 1815 तक जो है यह क्रांति चली। लेकिन उसके बाद देश में संविधान की रूपरेखाएं बनाई गई तो लगभग 1830 तक कहा जा सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो यूरोप में, अब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ। ये तो देखिए जब कोई भी बदलाव होता है तो एकदम से नहीं हो जाता है, डायरेक्ट बदलाव नहीं हो जाता है। उस बदलाव के लिए धीरे 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 जो है प्रोग्रेस उसकी होती है। तो धीरे धीरे देशों में प्रोग्रेस कैसे हुई, हम इसी बदलाव के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप के संबंधित देश फ्रांस पढ़ेंगे, इटली पढ़ेंगे, अमेरिका पढ़ेंगे, जर्मनी पढ़ेंगे। इन देशों की क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए 1848 ईस्वी में, 1848 ध्यान दीजिए, 1848 ईस्वी में एक फ्रेडरिक सारियू नाम का चित्रकार था। सारियू चित्रकार, ये कौन था? चित्रकार था। फ्रेडरिक सारियू नाम का चित्रकार था। अब क्रांति में चित्रकार की क्या भूमिका? जी हां, बिल्कुल होती है। क्या क्या भूमिका होती है भाई? क्रांति में चित्र सभी की लगभग भूमिकाएं होती हैं। चित्रकार की भी होगी, यदि कोई समाज सेवी है तो उसकी भी भूमिकाएं अलग अलग प्रकार से सबकी भूमिकाएं होती। तो फ्रेडरिक सारियू ने 1848 ईस्वी में क्या किया? तो 1848 ईस्वी में इसने एक चित्र बनाया। क्या बनाया? एक चित्र बनाया जो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। एक चित्र बनाया और बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। किसने बनाया? 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक सारियू, एक चित्रकार था, उसने बनाया। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि फ्रेडरिक सारियू कौन था? तो बताइए कौन था? फ्रेडरिक सारियू चित्रकार था। इसने जो चित्र बनाया उसमें क्या दर्शाया कि एक देवी, ठीक है, मेरी जो कला है अच्छी नहीं है, ठीक है, कला मैं अच्छी नहीं बना पाता हूं, तो तब भी बनाने की कोशिश करता हूं कि इस तरीके से एक देवी है और उस देवी के एक हाथ में इस तरीके से मशाल है। ये रही मशाल, ठीक है, इस तरीके से एक मशाल है और एक हाथ में किताब है। ठीक है, एक हाथ में क्या है? किताब है। और बहुत से देशों के लोग, जैसे कौन कौन से देश इसमें? अमेरिका और कौन सा? स्विट्जरलैंड, ठीक है, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, ये सब देशों के लोग उस देवी के सम्मुख खड़े हुए। ठीक है, उस देवी के सम्मुख खड़े हुए हैं। सभी देशों के लगभग ध्वज हैं सबके पास, और जो है इस देवी के सम्मुख खड़े हुए हैं। इसके हाथ में जो किताब है वो ज्ञान का प्रतीक है और जो मशाल है वो प्रकाश का प्रतीक है, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। ये किसने बनाया? फ्रेडरिक सारियू ने बनाया। और ऊपर से जो गॉड हैं वो क्या कर रहे हैं? इन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ऊपर से गॉड का प्रतीक मैंने क्रॉस बना दिया क्योंकि वहां पर ज्यादातर ईसाई धर्म था,
इसलिए मैंने इसका प्रतीक जो है क्रॉस बना दिया। ये क्या कर रहे हैं, ये जो है इस देवी पर नजर रखे हुए हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो ये जो है यह जो है क्या था, एक चित्र बनाया था, इसमें रूस भी था, पोलैंड भी था, ठीक है। तो ये एक चित्र बनाया, किसने बनाया, फ्रेडरिक सारियू ने बनाया, और वो एक चित्रकार थे, चित्र बनाया। अब इस चित्र में दिखाया कि लोग स्वाधीनता की देवी, इस देवी का नाम था स्वाधीनता की देवी, स्वाधीनता की देवी के सम्मुख खड़े हैं, स्वाधीनता के बारे में सोच रहे हैं, हो गया राष्ट्रवाद, है ना, स्वाधीनता के बारे में सोच रहे हैं। तो इस चित्र को एक कल्पना दर्श कहा गया। क्या कहा गया, कल्पना, क्या कहा गया, कल्पना, यानी सोच, ऐसी सोच, और अंग्रेजी में यूटोपिया, कल्पना दर्श कहा गया, ठीक है। इस चित्र को कल्पना दर्श कहा गया, यूटोपिया कहा गया। तो ये कब बनाया गया था, 1848 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, समझ में आ गया। अब देखिए फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति प्रारंभ होती है 14 जुलाई 1789 ईस्वी से। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को ऐसा क्या हो गया कि फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हो गई। तो ऐसा ये हुआ था कि एक बास्तील का किला था, बास्तील का किला, बास्तील का किला, जिसको वहां के शासकों ने उसको जेल बना दिया था। बास्तील का किला था, उसको शासकों ने, जो वहां के लुई 16वां शासक था, तो उसको जेल बना दिया था, और उस जेल को क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया, तोड़ दिया। बस यहीं से क्रांति प्रारंभ हो गई। लेकिन ऐसा नहीं कि क्रांति एकदम भाई डायरेक्ट जाकर इस जेल को तो लोग तोड़ नहीं देंगे, कोई ना कोई तो कारण होगा, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और समाप्ति कहां पर हो जाती है, समाप्ति हो जाती है 18 जून 1815 में। एक व्यक्ति था नेपोलियन, जिसको फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट कहा गया, नेपोलियन का पतन। ये युद्ध में, ये एक युद्ध हुआ था 18 जून 1815 में, वाटरलू का युद्ध। वाटरलू के मैदान में नेपोलियन का पतन हो गया था, नेपोलियन हार गया था। तो इसी हार के साथ में क्या हो गया, जो है फ्रांस की क्रांति समाप्त हो गई। तो ये तो था प्रस्तावना, समझ में आया। यूरोप में राष्ट्रवाद, क्रांति का अर्थ। फ्रेडरिक सारियू एक चित्रकार था, क्या बनाया, मेरी कला भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और उसके बाद कहां से प्रारंभ हुई क्रांति, कहां पर समाप्त हुई, ठीक है। तो ये सब हो गया। वाटरलू एक युद्ध का मैदान है, जिसमें फ्रांस एक तरफ था, फ्रांस दूसरी तरफ थे इंग्लैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, ये कई देश थे। इन सब ने मिलकर इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस, प्रसा, हंगरी, रूस, रूस, प्रसा और हंगरी, ये सब देश थे। इन लोगों की संयुक्त सेनाओं ने नेपोलियन को वाटरलू के मैदान में 18 जून 1815 ईस्वी में हरा दिया था, ठीक है। 18 जून 1815 ईस्वी में हरा दिया था। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम जो पढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं किससे, वहां के राजा से। राजा कौन था, लुई 16वां। राजा कौन था, लुई 16वां। 1774 ईस्वी में लुई 16वां राजगद्दी पर बैठा। 1774 ईस्वी में कौन बैठा, लुई, और उसके बाद 16वां,
16वां हो गया 16। लुई 16वां का जो है राजरोहण हुआ, राज्य पर बैठा, राजा बना, ठीक है, राजा बना। और जब यह राजा बना, एक चीज और, ये किस वंश से संबंधित था? तो ये बूर्बो राजवंश से संबंधित था। बूर्बो राजवंश, बूर्बो राजवंश का था। इसका वंश क्या था? तो ये बूर्बो राजवंश का था। फ्रांस का राजा कौन बना? लुई 16वां। 1774 ईस्वी में लुई 16वां फ्रांस का राजा बना और यह संबंधित था बूर्बो राजवंश से। यह संबंधित था बूर्बो राजवंश से और इसका विवाह हुआ ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से, मेरी एंतोइनेट, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से इसका विवाह हुआ। किसका? लुई 16वें का, ठीक है। अब जब यह राजा बना, उस समय क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या समस्याएं थी जो इसको फेस करनी पड़ी? देखिए, फ्रांस ने लंबे समय तक युद्ध किया था, ठीक है। फ्रांस का युद्ध के कारण रिक्त राजकोष, रिक्त राजकोष। तो भाई जब युद्ध जो होता है उसमें बहुत सारा धन प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बहुत सारा धन प्रयोग किया जाता है और काफी लंबे समय तक युद्ध लड़ने के कारण फ्रांस का जो राजकोष था वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था, यानी रिक्त हो चुका था। अब राजकोष में धन नहीं था, जो कुछ थोड़ा बहुत बचा भी था उसको गंवा दिया। कैसे गंवा दिया? ध्यान दीजिए, फ्रांस ने अमेरिका की सहायता कर दी, फ्रांस ने अमेरिका की सहायता की, अमेरिका की, ठीक है, का सहायता किया भैया। तो फ्रांस ने अमेरिका की सहायता की कि अमेरिका पर इंग्लैंड राज करता था, यानी अमेरिका को गुलाम किसने बना के रखा था? इंग्लैंड ने बना के रखा था। अमेरिका को गुलाम इंग्लैंड ने बना रखा था और उसकी सहायता की किसने? अमेरिका की। फ्रांस ने 13 उपनिवेश स्वतंत्र करा दिए, 13 उपनिवेश स्वतंत्र करा दिए, ठीक है। और इससे भाई जब इसने जो है जब अमेरिका की सहायता की, उसके 13 उपनिवेश स्वतंत्र कराया और किससे? इंग्लैंड से। किससे? ब्रिटेन, इंग्लैंड, ठीक है, उससे स्वतंत्र करा दिए। अब सीधी सी बात, फ्रांस और इंग्लैंड का क्या होगा? युद्ध होगा, तभी तो वो छोड़ेगा अमेरिका को। तो जब इसने स्वतंत्र कराया तो इसके ऊपर युद्ध के कारण 1 अरब लिब्रे कर्जा चढ़ गया, ठीक है, 1 अरब लिब्रे। अब ये लिब्रे क्या है? लिब्रे एक फ्रांस की मुद्रा थी, ठीक है, फ्रांस की मुद्रा थी जिसे 1774 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया। तो 1 अरब लिब्रे कर्जा किसके ऊपर चढ़ गया? फ्रांस के ऊपर, और प्लस 2 अरब लिब्रे पहले से था कर्जा, 2 अरब लिब्रे किसके ऊपर? फ्रांस के ऊपर 2 अरब लिब्रे पहले से कर्जा था। 1 अरब लिब्रे इंग्लैंड के 13 उपनिवेश अलग करवाए, इंग्लैंड के 13 उपनिवेश अमेरिका के 13 उपनिवेश अलग कराए। अब इस पे हो गया 3 अरब लिब्रे कर्जा। जब 3 अरब लिब्रे कर्जा हो गया, अब जो कर्जदार थे वो कहने लगे कि हमको चाहिए 10% ब्याज। कितना ब्याज? या तो हमारा कर्जा वापस करो
जो आपने पैसा लिया था उसको वापस करो, और नहीं वापस करोगे तो हमको 10% ब्याज लो। हो गई समस्या। एक तो राजकोष खाली, दूसरा कर्जा जो ले रखा है, तीसरा 10% कह रहे हैं ब्याज दो, और ना देना चाहते हो तो जो है, जो हमने पैसा दिया है वो वापस कर दो, ये कह रहे थे कर्जदार। ठीक है। तीसरी एक और समस्या थी कि फ्रांस में प्रतिवर्ष जो है फसलें बर्बाद हो जाती थी। जब फसलें बर्बाद होती थी तो फ्रांस में भूखमरी फैलती थी। जब भूखमरी फैलती थी तब जो पाव रोटी बनाते थे उनके भाव बढ़ जाते, यानी पाव रोटी के भाव बढ़ जाते थे, और इतना ज्यादा वो लोग जमाखोरी करने लगते थे, इतना ज्यादा भाव बढ़ा देते थे कि बहुत से लोग भूखे मारे जाते थे, पाव रोटी खरीद नहीं पाते थे। ये सब समस्याएं थी किसके सामने? लुई 16वें के सामने। ठीक है। अब जो फ्रांस की व्यवस्था थी, यानी समाज था, वो किस प्रकार बटा हुआ था? ध्यान दीजिए, फ्रांस का समाज किस प्रकार बटा हुआ था? तो इसमें जो है एस्टेट्स में फ्रांस का समाज बटा हुआ था। एस्टेट्स का मतलब वर्ग। ठीक है, आपने पढ़ा होगा प्रथम एस्टेट्स, द्वितीय एस्टेट्स, तृतीय। तो इस तरीके से फ्रांस का समाज बटा हुआ था। जो पहला था प्रथम, हम इसको वर्ग लिख देते हैं, प्रथम वर्ग। ठीक है, चलो एस्टेट्स, एस्टेट्स। ठीक है, प्रथम वर्ग। ये लोग जो थे, प्रथम वर्ग जो थे, इन्हें जन्म से अधिकार प्राप्त था। प्रथम वर्ग, इसको दूसरा नाम पादरी वर्ग भी है। ठीक है, पादरी वर्ग। पादरी वो लोग होते हैं जो चर्च में पूजा करते हैं। ठीक है, जैसे हिंदुओं में मंदिर में पुजारी पूजा करते हैं, उसी प्रकार चर्च में, ईसाइयों में चर्च होता है और चर्च में पादरी लोग पूजा करते हैं। ठीक है, तो अब जो प्रथम वर्ग था वो पादरी वर्ग था। इनको जन्म से अधिकार प्राप्त था, जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार था। ठीक है, यानी जन्म से अधिकार, कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, और ये लोग करते क्या थे? ये किसानों से टैक्स लेते थे। क्या लेते थे? किसानों से, किसानों से टैक्स। उस टैक्स का क्या नाम रखा? उस टैक्स का नाम रखा टाइद। क्या नाम रखा? टाइद नामक टैक्स वसूल करते थे। किससे? किसानों से। टाइद नामक टैक्स वसूला जाता था किसानों से। ठीक है, और इस समय जो ये वर्ग था पूरी तरीके से भोग विलास में संलग्न था, भोग विलास में। ठीक है, संलग्न था। ये तो था प्रथम वर्ग। तीन वर्ग में बांट रखा था पूरे समाज को, तीन वर्ग। दूसरा जो वर्ग था, दूसरा वर्ग, सेकेंड, दूसरा वर्ग, द्वितीय स्टेटस। ठीक है, एस्टेट्स, दूसरा वर्ग। दूसरे जो वर्ग में थे वो कौन से लोग थे? इसमें धनी व्यक्ति शामिल थे, जो लोग राज परिवार से संबंध रखते थे। जो लोग राज परिवार से संबंध रखते थे, इनको कर में छूट प्राप्त थी, छूट प्राप्त थी। इनको कोई टैक्स नहीं दिया जाता, इनसे लिया जाता था। इनको भी कर में छूट प्राप्त थी, और ये उल्टा किसानों से लेते थे। कौन सा? टाइद नामक टैक्स लेते थे। ये किसानों से टाइद नामक टैक्स लेते थे। और जो क्या कहते हैं, द्वितीय वर्ग थे, इनको कर से छूट प्राप्त थी, और ये जो है शोषण भी करते थे किसानों का, मतलब तृतीय वर्ग का शोषण। किसान नहीं, इसमें तृतीय वर्ग, तृतीय वर्ग का शोषण करते थे। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा वर्ग था, तीसरा वर्ग यानी तृतीय स्टेटस,
ये तीसरा जो वर्ग था इसमें थे किसान, ठीक है, और डॉक्टर, वकील, इन सब के लोग मतलब शामिल थे, ठीक है। किसान, डॉक्टर, वकील, यानी जो है तृतीय वर्ग में कर्मचारी, मजदूर, ये सब शामिल थे तृतीय वर्ग में, ये सब शामिल थे तृतीय वर्ग में। इनको राज्य को टाइल नामक टैक्स देना पड़ता था, यानी राज्य को ये कौन सा टैक्स देते थे? राज्य को टाइल नाम का टैक्स देते थे। किसको देते थे? राज्य को देते थे। ये लोग राज्य को टाइल नाम का टैक्स देते थे, ठीक है। तो इस प्रकार जो फ्रांस का समाज था वो 3 प्रकार के भागों में विभक्त था। प्रथम वर्ग यानी पहला स्टेटस, इसमें पादरी वर्ग था। पादरी वर्ग जो भोग विलास में संलग्न रहते थे और ये जन्मसिद्ध अपने अधिकार को जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। किसानों से टैक्स भी लेते थे। कौन सा टैक्स लेते थे? टाइद नामक टैक्स किसानों पर ये लगाते थे। दूसरा जो था, इनको दूसरा वर्ग पूरी तरीके से कर में मुक्त थे। तृतीय वर्ग का शोषण भी किया करते थे। तीसरा जो वर्ग था ये किसान, डॉक्टर, वकील, मजदूर, इस तरीके के लोग थे और ये लोग राज्य को टाइल नाम का टैक्स देते थे। ये लोग राज्य को टाइल नाम का टैक्स देते थे। तो इस प्रकार ये 3 वर्ग जो थे, तीसरे वर्ग को मध्यम वर्ग बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मध्यम। यहां पर हम लिख देते हैं मध्यम, ठीक है। इसकी जगह पर हम मध्यम भी लिख सकते हैं, मध्यम वर्ग। तो इस तरीके से फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभाजित था। अब क्रांति का कारण क्या था? क्यों क्रांति प्रारंभ हो गई फ्रांस में? तो देखिए, फ्रांस में क्रांति इसलिए प्रारंभ हो गई कि देखिए, सबसे बहुत जरूरी है पढ़ना लिखना। पढ़ा लिखा होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो अपने अधिकारों के लिए लड़ ही नहीं सकते। अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते हैं। इसी प्रकार जो मध्यम वर्ग था, मध्यम वर्ग, ये जो है सबसे क्रांति का सबसे बड़ा कारण ये पढ़ा लिखा हो गया था, ठीक है। पढ़ा लिखा यानी शिक्षित हो गया था। सीधी सी बात, यहां पर शिक्षित हो गया था। और इन्हीं शिक्षितों में से कुछ लेखक थे, जैसे रूसो थे। रूसो, तो रूसो की पुस्तक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस पुस्तक को इन्होंने किसने लिखा? रूसो की पुस्तक का नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब इस पुस्तक में इन्होंने क्या वर्णन किया? इसने राजा के स्थान पर, राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया। लोकतंत्र के बारे में लिखा, लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया, यानी लोकतंत्र के बारे में लोगों को बताया। राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र के बारे में बताया। किसने बताया? रूसो ने। रूसो की पुस्तक का नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो की पुस्तक का नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसी प्रकार एक लेखक थे, इन्हीं में से जॉन लॉक। क्या नाम था? जॉन लॉक। टू द टेट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट, इनकी पुस्तक का नाम टू द टेट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब इस पुस्तक में इन्होंने क्या बताया? इसमें राजा के जो दैवी अधिकार होते हैं, दैवी का मतलब होता है इसको जन्म सिद्ध जो अधिकार मिल जाते हैं कि नहीं हम तो राजा हैं, किसी को भी जब चाहे तब, यानी निरंकुशता जो होती है राजा की, ठीक है। किसी को जब चाहे बंद कर सकते, किसी को जब चाहे जेल से निकाल दे। इस तरीके से अधिकारों का खंडन किया, दैवी अधिकारों का खंडन। किसमें? जॉन लॉक ने टू द ट्रेटाइजेज ऑफ द गवर्नमेंट,
का खंडन किया। ठीक है, तो रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया। जॉन लॉक ने टू द ट्रीटाइजेज ऑफ द गवर्नमेंट, राजा के दैवीय अधिकारों का खंडन किया, यानी निरंकुशवाद का खंडन किया। इसी प्रकार एक और लेखक थे मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम था, मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसने भी राजा के निरंकुशवाद का जो है खंडन किया था। तो इस प्रकार कुछ प्रसिद्ध लेखक हुए जो मध्यम वर्ग को जगाने का काम किया, यानी इनके अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं विकसित करने का काम किया। तो ये सब जो है किसने किया? इन लेखकों की वजह से कुछ चित्रकारों जैसे फ्रेडरिक सारियू ने ही चित्र बना डाला। ठीक है, तो इस तरीके से इन लोगों ने काम किया। ठीक है, इसके बाद का जो पार्ट है, अब क्रांति कहां से प्रारंभ होती है, कैसे, यहां पर तो लोग जागृत हुए, अपने अधिकारों के बारे में जाने, लेकिन राजा से कब उनका, राजा का विरोध कब हुआ, कैसे हुआ, क्रांति का प्रारंभ कैसे किया गया, इसके बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।